तो आज की कक्षा हम शुरू करते हैं। इससे पिछली दो कक्षाओं में हम श्री हरिवंश राय बच्चन जी का कवि परिचय देख चुके हैं और उनकी पहली कविता आत्म परिचय का भावार्थ कर चुके हैं। तो बेटा उनकी अगली कविता एक गीत शुरू करने से पहले हम आत्म परिचय से संबंधित आपकी पाठ्य पुस्तक के कुछ इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं, उन पर चर्चा कर लेते हैं। अगर कोई समस्या आती है तो आप मुझे लिखकर या बोलकर बता सकते हैं। आपकी पाठ्य पुस्तक में प्रश्न पूछा गया है कि कविता एक ओर जग जीवन का भार लिए घूमने की बात करती है और दूसरी ओर मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। विपरीत से लगने वाले इन कथनों का क्या आशय है? तो बेटा पूरी ही कविता विरोधाभासी बातों का उदाहरण प्रस्तुत करती है। एक साथ दो बातें इसमें आती हैं। उन्हीं में से एक बात यह भी है कि एक और तो जो कवि है वो जग जीवन का भार उठाए फिरता है, यानी कि जग की जिम्मेदारियों को उठाए फिरता है, खुद को जग से जोड़े पाता है। लेकिन दूसरी ओर वो ये बात भी कह देता है कि मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। तो ये तो स्पष्ट है, दोनों ही भाव विपरीत प्रतीत होते हैं। कवि समय को जग से जोड़कर भी रखना चाहता है, वह उससे जग से खुद को अलग भी महसूस करता है। वह यह भली भांति जानता है कि दुनिया उसे कितने भी कष्ट दे, कितनी भी पीड़ा दे, परंतु वह इस दुनिया से कटकर नहीं रह सकता। उसे इस दुनिया में ही रहना है, लेकिन इसके बावजूद वो इस दुनिया की परवाह नहीं करता है, ना ही वो इस संसार के इशारों पर चलता है। वह अपने मन के भावों को निर्भीकता के साथ प्रकट करता है। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। जहाँ पर दाना रहते हैं वहीं नादान भी होते हैं, कवि ने ऐसा क्यों कहा है? फिर से विरोधाभासी बात है। देखो, दाना मतलब बुद्धिमान चतुर लोग, तो वो कहता है कि जहाँ दाना है वहीं मूर्ख भी हैं, नादान भी हैं। तो वही विरोधाभासी बात तो कहना चाहता है कवि कि ये दुनिया ऐसी है, यहाँ पर बुद्धिमान चतुर लोग भी रहते हैं, नादान यानी कि मूर्ख लोग भी रहते हैं, अच्छे लोग भी रहते हैं, बुरे लोग भी रहते हैं, और ये एक दूसरे के उल्टे होते हुए, विरोधी होते हुए भी आपस में संबंधित हैं। तीसरा प्रश्न, मैं और जग और कहाँ का नाता, पंक्ति में और शब्द की विशेषता बताइए। बेटा वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से सुनेंगे। कल मैंने आपको बताया था कि इस पंक्ति में और शब्द की बार बार आवृत्ति हुई है, बार बार यह शब्द आया है और प्रत्येक बार इसका अर्थ अलग निकलता है। और जब एक ही शब्द बार बार आ रहा है और प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग निकलता है तो वहां पर होता है यमक अलंकार। तो यह पंक्ति यमक अलंकार का बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत करती है। मैं और जग और कहाँ का नाता। तो इसकी पहली विशेषता तो यही हो गई कि यमक अलंकार प्रस्तुत करती है। फिर इसका अर्थ बताएंगे। मैं और यानी को मैं तो अलग व्यक्ति हूँ, मैं जो हूँ, जो दिखता हूँ वो नहीं हूँ। और जग और ये दुनिया कुछ और है, यह दुनिया मेरे जैसी नहीं है। और जो तीसरा और आया बेटा वो योजक के रूप में काम कर रहा है, इन दोनों के बीच रिश्ते को दिखा रहा है। तो मैं और यानी कि मैं कुछ अलग हूँ, और जग ये दुनिया कुछ अलग है, और हमारा नाता, और हम दोनों अलग अलग होते हुए भी हमारे बीच कैसा नाता है। शीतल वाणी में आग के होने का क्या अभिप्राय है? देखो बेटा फिर वही बात, विरोधी भाष, मैंने आपको बताया कि कविता में विरोधाभासी बातें कही गई हैं, उसी का एक और उदाहरण शीतल वाणी में आग। तो इसका क्या अभिप्राय है, इसका क्या अर्थ है, या इससे क्या कहना चाहता है कवि? शीतल वाणी में आग होने का अभिप्राय है कि उसकी वाणी शीतल है, विनम्र है, पर उसमें आग जैसे जोशीले विचार भरे हैं। उसके दिल में इस जग के प्रति विरोध की भावना है, वह जोश में होश नहीं खोता, यानी कि उसके अंदर जग के प्रति विरोध होने के बावजूद उसका अपनी वाणी पर, अपनी
भाषा पर पूरी पकड़ है। वह अपनी वाणी में शीतलता बनाए रखता है। शीतल वाणी में आग विरोधाभास की स्थिति है। अब बेटा एक और इसी से संबंधित प्रश्न है। संसार में कष्टों को सहते हुए भी खुशी और मस्ती का माहौल कैसे पैदा किया जा सकता है? अपने मन से लिख सकते हो आप लोग। संसार में देखो दुख और सुख दोनों ही होते हैं, ठीक है। हम अगर दुनिया में आए हैं तो हम सुखी भी होते हैं, दुखी भी होते हैं। जैसे आप लोग हो तो अभी क्लासेस नहीं चल रही तो सुखी हो, खुश हो, एग्जाम में दुखी रहते हैं। तो सब लोगों के साथ ये सब चलता रहता है और हमें इन कष्टों को, इन दुखों को सहते हुए खुशी खुशी अपने जीवन को बिताना चाहिए। अगर रो पीट कर हम जिंदगी को जिएंगे तो जीना दुश्वार हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। इसलिए हमें अपने जीवन के कष्टों को सहते हुए भी खुश रहना चाहिए। अब बेटा नीचे एक कविता दी गई है श्री जयशंकर प्रसाद जी की आत्मकथ्य। इस कविता का संबंध पूछा गया है बच्चन जी की कविता के साथ। तो बेटा इसका बच्चन जी की कविता के साथ संबंध में हम दोनों विषयों पर चर्चा कर लेंगे। एक तो उसके साथ क्या समानता है, एक इन दोनों कविताओं में क्या अंतर है। तो संबंध पर चर्चा करने से पहले एक बार मैं श्री जयशंकर प्रसाद जी की यह कविता पढ़ देती हूँ। मधुप गुणगान कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, उसकी स्मृति पाथे बनी है थके पथिक की पंथा की। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की, छोटे से जीवन की कैसी बड़ी कथाएं आज कहूँ। क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी बोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई मेरी मौन वथा। बेटा जयशंकर प्रसाद बताते हैं कि उनको कोई दुख है, कोई कष्ट है उनके जीवन में, परंतु वो अपने कष्ट को व्यक्त नहीं करना चाहते। वो कहते हैं कि अभी समय ऐसा है कि मैं चुप ही रहूं, अपने दुखों को, अपने विचारों को प्रकट ना करूं और औरों की ही सुनूं। मेरे विचार, मेरे कष्ट अभी चुप ही हैं, सोए हैं, दुखी हैं। तो बेटा दोनों ही कविताओं में आपने देखा होगा कि कवि अपने मनोभावों को, कष्टों का वर्णन करते हैं, अपनी पीड़ा का वर्णन करते हैं, जो उनके दिल में चल रहा है, दिमाग में चल रहा है, उसका वर्णन करते हैं। अर्थात दोनों ही कविताएं व्यक्तिवादी स्वर से संबंधित हैं। व्यक्तिवादी स्वर जब कवि अपनी भावनाओं के बारे में बात करता है, तो दोनों ही कविताओं में जयशंकर प्रसाद जी भी अपनी भावनाओं, अपने दुख को व्यक्त कर रहे हैं और बच्चन साहब भी। तो ये दोनों में समानता है कि दोनों कविताओं में व्यक्तिवादी स्वर है, आत्मनिष्ठा का प्रबल भाव है। लेकिन अब इसमें एक अंतर भी है। आत्मकथ में कवि थोड़ा सा निराश है, निराशा और पीड़ा में डूबा सा रहता है। वह अपने दुख को औरों के सामने प्रकट नहीं करना चाहता। इसके ठीक उलट बच्चन साहब की कविता में वो अपने दुख को प्रकट करते हैं। वो कहते हैं ना अंतिम लाइनों में कि मैंने अपना दुख प्रकट किया तो लोगों ने उसे कविता कह दिया, भावनाएं प्रकट करी तो लोगों ने उसे छंद कह दिया। तो बच्चन जी अपना एक और दुख बताते हैं लोगों को, लेकिन आशावादी दृष्टिकोण रखते हैं और ये भी समझाते हैं कि दुखों को सहते हुए भी हमें मदमस्त और सुख अपने अंदर दीवानों के जैसे खुश रहना चाहिए। और वो संदेश भी देते हैं कि तुम लोग मेरी रचनाओं को, मेरी लिखी कविता को पढ़ो, मदमस्त रहो, खुश रहो, आगे बढ़ो। यानी कि पूरी कविता आशावादी है, दुखी होते हुए भी आगे बढ़ने की, आशावान रहने की जो है एक प्रेरणा देती है। जबकि जयशंकर प्रसाद की जो कविता है उसमें निराशा का भाव अधिक प्रकट होता है, वो निराश हैं। तो दोनों ही कविताओं में संबंध भी पता चल गया और अंतर भी हमें पता चल गया। बेटा प्रश्न उत्तर से संबंधित रिटर्न मटेरियल भी मैं आपको सेंड कर दूंगी। इसके अलावा यदि आपकी कोई समस्या है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अभी 5 मिनट के ब्रेक के बाद हम नई कविता शुरू करेंगे।
जो कि बच्चन साहब की अगली कविता है एक गीत।